वो अमेरिकन ड्रीम थे, 5 नौजवान जिन्होंने 7 करोड़ एल्बम बेचे और पूरी दुनिया पर राज किया। लेकिन आप एनसिंक के बारे में सच में क्या जानते हैं? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जिस शख्स ने उन्हें बनाया वो अमेरिका के सबसे बड़े ठगों में से एक था और फेम के शिखर पर वो सिर्फ $35 रोज कमा रहे थे, कि उनमें से एक ने सालों तक डिप्रेशन में रहते हुए एक ऐसा राज छुपाया जिसके बारे में उसे लगता था कि ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। और जब दुनिया पॉप के गोल्डन बॉय की तरक्की पर तालियां बजा रही थी, बहुत कम लोगों ने नोटिस किया कि उसकी सक्सेस 2 सबसे बड़ी फीमेल आर्टिस्ट की तबाह हुई रेपुटेशन पर बनी थी। ये सिर्फ एनसिंक की सक्सेस की कहानी नहीं है, ये उस चौंकाने वाली कीमत की कहानी है जो उन्होंने इसके लिए चुकाई। हमारी कहानी शुरू होती है ऑरलैंडो में एक शख्स से जिसका नाम था लुई पर्लमैन। एविएशन टाइकून और म्यूजिक प्रोड्यूसर के मुखौटे के पीछे वो एक मैसिव फ्रॉड चला रहा था। 20 से ज्यादा साल तक सैकड़ों इन्वेस्टर्स से $30 करोड़ की ठगी। ये सब कैसे मुमकिन था? वो एक इल्यूजन बेचने का माहिर था, एक टैलेंट जो उसने बचपन से ही डेवलप किया था। इसकी सबसे बढ़िया मिसाल है कि उसने एक एयरशिप के गिरने को अपनी पहली बड़ी जीत में कैसे बदला। बैंकरप्ट होने की बजाय उसने एक ओवर इन्फ्लेटेड इंश्योरेंस क्लेम के पैसों से एक शेल कंपनी बनाई, एयरशिप इंटरनेशनल। अपने पहले इन्वेस्टर्स के पैसों से उसने लग्जरी कार्स और एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स खरीदे। वो समझता था कि पैसा पाने के लिए पैसे वाला दिखना जरूरी है। एक रोल्स रॉयस की लेदर सीट पर बैठकर सुनाई जाने वाली उसकी लॉफ्टी कहानियां इन्वेस्टर्स के लिए नजरअंदाज करना मुश्किल था। यही फॉर्मूला उसके झूठ के पूरे एम्पायर की बुनियाद था और इस एम्पायर को एक नई ग्लैमरस फैकेड यानी मुखौटा चाहिए था जो करोड़ों का काम करे। मौका मिला उसके तथाकथित एविएशन बिजनेस के जरिए, जब उस जमाने की सबसे बड़ी बॉय बैंड न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक ने उसका एक जेट चार्टर किया। उसने पॉप म्यूजिक में अपने काले पैसे को साफ करने का एक नया और मुनाफे वाला तरीका देखा। पैसा और स्ट्रक्चर उसके पास था, बस लड़के चाहिए थे। 1993 में उसने पहली बैट लगाई और बैक स्ट्रीट बॉयज बनाए जो यूरोप में एक फेनोमेनन बन गए। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं था, वो मार्केट पर पूरी तरह काबिज होना चाहता था। नए ग्रुप का आइडिया आया क्रिस कर्कपैट्रिक से, एक नौजवान जो यूनिवर्सल स्टूडियोज में एक्apella ग्रुप में गाता था। कॉन्ट्रैक्ट न मिलने से फ्रस्ट्रेटेड होकर उसने पर्लमैन से कॉन्ट्रैक्ट किया। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। साथ मिलकर उन्होंने रिक्रूटिंग शुरू की। क्रिस ने जॉय फिटोने को बुलाया जिसे वो यूनिवर्सल से जानता था। जस्टिन टिम्बरलेक के मैनेजर ने डिज्नी के मिकी माउस क्लब से निकले एक प्रोडिजी उनका नाम सजेस्ट किया। जस्टिन ने बदले में अपने शो के साथी जेसी चेसेस को रिकमेंड किया। बस एक गहरी बेस वॉइस की जरूरत थी हार्मनी कंप्लीट करने के लिए। तब जस्टिन के सिंगिंग टीचर ने मिसिसिपी के एक नौजवान का नाम बताया जिसकी पावरफुल बेस वॉइस थी लैंस बेस। नाम की बात करें तो सबसे मशहूर किस्सा जस्टिन की मदर का है। उन्हें सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इनकी आवाजें परफेक्टली इन सिंक है और बस एन सिंक हो गया। पर्लमैन ने उन्हें यूरोप भेजा। बैकस्ट्रीट बॉयज जैसी ही स्ट्रेटेजी, अमेरिकन प्रेस की क्रिटिकल नजरों से दूर एक सॉलिड फैन बेस बनाओ, काम किया। उन्होंने यूरोप में 1.5 साल का टूर किया और अमेरिका में कोई हिट आने से पहले ही जर्मनी में स्टार बन गए। वो पर्लमैन पर भरोसा करते थे। वो एक फादर फिगर था जिसने लड़कों के पेरेंट्स से लग्जरी और सक्सेस का वादा किया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस वादे की कीमत क्या होगी। जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था वो जैसे शैतान ने लिखा हो, एक्सप्लॉइटेशन का एक मास्टरपीस। पर्लमैन को एनसिंक का 6ठा मेंबर लिस्ट किया गया था जिससे उसे एक सिंगर की तरह प्रॉफिट्स का हिस्सा मिलता था। इसके अलावा उसकी कंपनी ट्रांस कॉन्टिनेंटल बाकी सब कुछ का 50% तक ले जाती थी। आखिर में जब सारे एक्सपेंसेस, फ्लाइट्स, होटल्स, खाना, कपड़े उनके छोटे से हिस्से से काट लिए जाते थे तो मैगजीन कवर्स पर छाए और करोड़ों सीडीज बेचने वाले 5 लड़कों को इंडिविजुअली लगभग $35 रोज मिलते थे। 1998 में जब उनका पहला एल्बम अकेले अमेरिका में 1 करोड़ कॉपीज बेच चुका था तो हर एक को सिर्फ $10,000 का चेक मिला।
पर्लमैन और उसके एसोसिएट्स ने करोड़ों कमाए। सपना एक सुनहरे पिंजरे में बदल रहा था। वो कैमरास के सामने मुस्कुराते थे, लेकिन बैक स्टेज में फ्रस्ट्रेशन और बेभरोसगी दिखने लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि एक रियल करियर के लिए उन्हें इस शख्स को खत्म करना होगा। The trouble is, Perlman's creations have been leaving him recently. They say Lou takes far more than his fair share of their cash. So tonight we begin with a question. Are the boys biting the hand that feeds them? Or is the mentor taking advantage of his naive creations? बेभरोसगी यकीन में बदली जब जस्टिन टिम्बरलेक की मदर लिन हार्लेस ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खंगालने शुरू किए। नंबर्स सिंपली मैच नहीं हो रहे थे, जबकि एनसिंक से एस्टिमेटेड $20 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू आ रही थी। लड़के एक छोटी सी पॉकेट मनी पर गुजारा कर रहे थे। वो चार्ट्स के टॉप पर थे, लेकिन उनके पास अपने अपार्टमेंट्स डेकोरेट करने के लिए भी मुश्किल से पैसे थे। टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें पता चला कि पर्लमैन उनकी रिकॉर्ड लेबल और टूर कंपनी दोनों का मालिक था। वो हर तरफ से पैसा कमा रहा था और वो सबसे आखिर में पे होते थे। आखिरी तिनका था एक टेलीवाइज्ड चैरिटी इवेंट। उन्होंने शेर और माइकल बोल्टन जैसे आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया और जब डोनेशन चेक्स प्रेजेंट हुए तो एनसिंक ने $50,000 का चेक दिया। पर्लमैन ने उनके पैसों से उनके बिना पूछे उनके नाम पर डोनेशन की थी, सिर्फ अपनी इमेज के लिए। ये तो हद हो गई। 1999 में एनसिंक ने कॉन्ट्रैक्चुअल चेंज से आजादी के लिए लॉसूट फाइल किया। उन्होंने अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और पर्लमैन के अनएथिकल और ग्रीडी होने का आरोप लगाया। पर्लमैन का जवाब ब्रुटल था। उसने उन पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने के लिए $15 करोड़ का काउंटर सूट किया और एक इंजेक्शन हासिल की जो उन्हें रिकॉर्ड करने, परफॉर्म करने और सबसे ज्यादा तकलीफ दे एनसिंक नाम इस्तेमाल करने से रोकती थी। वो लिम्बो में फंस गए, उनके करियर्स फ्रोजन हो गए। पर्लमैन कॉन्फिडेंट था कि वो जीतेगा। आखिर उसने बैक स्ट्रीट बॉयज के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने भी उस पर सूट किया था, लेकिन सेटलमेंट कर ली। उसे लगता था एनसिंक के लड़के भी ऐसा ही करेंगे। उसने उन्हें कमतर आंका। इस लड़ाई के दौरान एक पावरफुल फिगर सामने आया, जाइव रिकॉर्ड्स के बॉस क्लाइव कॉल्डर। जाइव पहले से ही उनके बिगेस्ट राइवल्स बैक स्ट्रीट बॉयज और एक राइजिंग स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स का घर था। कॉल्डर ने एनसिंक में पोटेंशियल देखा और एक बड़ा रिस्क लिया। उसने उन्हें ऑनगोइंग लॉसूट के बावजूद साइन किया और पर्लमैन के खिलाफ उनकी लड़ाई को फंड किया। जाइव ने लड़कों को मिलियंस डॉलर्स का एडवांस ऑफर किया, उनसे ज्यादा पैसे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। लेकिन सबसे जरूरी बात, आजादी का मौका दिया। महीनों की कानूनी जंग के बाद कोर्ट ने आखिरकार फैसला सुनाया। जज ने पर्लमैन की ट्रांस कॉन्टिनेंटल का कॉन्ट्रैक्ट बेहद ऑप्रेसिव और वन साइडेड पाया और ग्रुप को आजाद कर दिया। वो जीत गए। एनसिंक नाम उनका था। और एक पब्लिक फाइट जीतने के बाद क्या करते हैं? जीत को मोनेटाइज करते हैं। वो सिस्टम के खिलाफ एक सिंबल बन गए। उनके पास जख्म थे, लेकिन एक पावरफुल नैरेटिव भी था। और पॉप म्यूजिक में एक अच्छी नैरेटिव एक अच्छे कोरस से ज्यादा बिकती है। पर्लमैन से आजाद होने के लिए और अपने गुस्से को हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए वो स्टूडियो में घुसे। जो स्टेटमेंट वो अब देने वाले थे वो आइडियलिस्टिक नहीं था, ये कमर्शियल था। बदला इतना मुनाफे वाला कभी नहीं लगा था। अगर कोई एल्बम था जिसने डिफाइन किया कि म्यूजिक में ब्लॉकबस्टर क्या होता है तो वो यही था। मार्च 2000 में लॉन्च हुआ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक मैनिफेस्टो था। एल्बम कवर जिसमें वो पपेट्स की तरह दिख रहे थे और पहला सिंगल बाय बाय बाय, ये सब पर्लमैन पर इनडायरेक्ट था। मैसेज साफ था, अब हम तुम्हारे पपेट नहीं हैं, अब हम अपनी स्ट्रिंग्स कंट्रोल करते हैं। पब्लिक का रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था। इट्स गोना बी मी और दिस आई प्रॉमिस यू जैसे हिट्स के साथ एल्बम ने पहले 24 घंटों में 11 लाख कॉपीज बेची। पहले हफ्ते के अंत तक ये नंबर पहुंचा 24.2 लाख, एक रिकॉर्ड जो 15 साल तक अटूट रहा। जो टूर हुई वो जाइजेंटिक थी, $9 करोड़ से ज्यादा की कमाई और जाहिर है सक्सेस के साथ पॉप म्यूजिक की सबसे बड़ी राइवलरी अपने पीक पर पहुंची, एनसिंक वर्सेस बैकस्ट्रीट बॉयज। ये डिबेट स्कूल यार्ड्स और मैगजीन पेजेस पर छाई रहती थी। कौन बेहतर है, कोका कोला और पेप्सी जैसी राइवलरी। बैकस्ट्रीट बॉयज को पहले आने का एडवांटेज था और शायद ज्यादा क्लासिक बैलेट्स थीं, लेकिन एनसिंक के पास था बेहतरीन डांस,
बोल्डर प्रोडक्शन और एक सीक्रेट वेपन जो इंक्रीजिंगली ऑब्वियस होता जा रहा था, जस्टिन टिम्बरलेक। और सबसे दिलचस्प बात, दोनों ग्रुप्स एक ही शख्स के साथ एक ही ड्रामा जी रहे थे, लोई पर्लमैन। दोनों को उसी एक आदमी ने बनाया था और एक्सप्लॉइट किया था। राइवलरी और भी इंटेंस हो गई जब बैकस्ट्रीट बॉयज को पता चला कि लोई एनसिंक के पीछे भी है। उन्हें पीठ में छुरा घोंपा गया लगा। पब्लिक के लिए राइवलरी रियल और इंटेंस थी और बहुत लोगों के लिए जब एनसिंक ने नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड लॉन्च किया, वो सेल्स और फेम में राइवल से आगे निकल गए। 2001 में उन्होंने एल्बम सेलिब्रिटी लॉन्च किया, जो कि एक म्यूजिकल इवोल्यूशन था। मेंबर्स खासकर जस्टिन और जेसी ने ज्यादा क्रिएटिव कंट्रोल लिया। एल्बम एक और स्मैशिंग हिट था जिसने पॉप और गर्लफ्रेंड जैसे हिट्स दिए। पॉप ओडिसी टूर उस साल के सबसे बड़े और प्रॉफिटेबल टूर्स में से था। वो दुनिया के टॉप पर थे, आजादी जीत ली थी, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, राइवल्स को पीछे छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें नहीं रोक सकता। तो फिर फेम के एब्सोल्यूट पीक पर सब कुछ अचानक क्यों रुक गया? सेलिब्रिटी टूर के बाद 2002 में बैंड ने हियाटस, एक पॉज का अनाउंस किया। पब्लिक को लगा कि ये बरसों की मेहनत के बाद एक डिजर्व्ड ब्रेक है। ज्यादातर बैंड मेंबर्स के लिए भी यही था। लैंस, जोई, क्रिस और जेसी को यकीन था कि कुछ महीनों में वो अपना एल्बम रिकॉर्ड करने स्टूडियो में वापस आएंगे, लेकिन वो गलत थे। प्रॉब्लम ये थी कि मशीन का एक गियर दूसरों से तेज घूमने लगा था। यानी जस्टिन टिम्बरलेक, सबसे जवान और कैरिज्मेटिक मेंबर, वो अपना अलग ही बुलंद मुकाम रखता था। वो सबसे रिकॉग्नाइजेबल फेस था और मीडिया का डार्लिंग था। सेलिब्रिटी की प्रोडक्शन के दौरान उसने द नेपच्यून्स जैसे टॉप प्रोड्यूसर्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया। लेजेंड माइकल जैक्सन ने खुद जस्टिन को पर्सनली कॉल किया था और सोलो एल्बम बनाने के लिए एनकरेज किया था और कहा कि उसमें स्टार बनने का हुनर है। जाइव रिकॉर्ड्स की भी आंखों में डॉलर साइंस थे। जस्टिन टिम्बरलेक का सोलो एल्बम एक गारंटीड बैट था। प्रेशर और टेम्पटेशन इनॉर्मस था। जब बाकी मेंबर्स पॉज खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, जस्टिन स्टूडियो में अपना डेब्यूट एल्बम जस्टिफाइड रिकॉर्ड कर रहा था। डिसबैंडिंग की खबर किसी बिजनेस मीटिंग में नहीं आई, न किसी ऑनेस्ट कन्वर्सेशन में। ये एक ठंडे और अचानक तरीके से आई। लैंस बेस ने अपने मेमोयर में रिवील किया है कि बैंड एक फोन कॉल के दौरान टूट गई थी। जस्टिन ने सिंपली दूसरों को इन्फॉर्म किया कि वो सोलो करियर पर फोकस कर रहा है और नहीं जानता कब या अगर एनसिंक में वापस आएगा या नहीं। लैंस और बाकियों के लिए ये एक शॉक था। हियाटस एक फुल स्टॉप बन गया। पब्लिकली कहानी थी एक फ्रेंडली सेपरेशन की, लेकिन सच ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। जॉय फिटोने और लेंस ने बाद के इंटरव्यूज में वो फ्रस्ट्रेशन जाहिर की जो उन्होंने फील की थी। उन्हें लगा कि ये फैसला जस्टिन और लेबल ने लिया, उनकी बहुत कम परवाह करते हुए। एनसिंक खत्म हो गया, वो बस गायब हो गए, पॉप सीन में एक वैक्यूम छोड़कर। पब्लिक परसेप्शन सही हो या गलत, ये था कि जस्टिन टिम्बरलेक ने स्टारडम की चाहत में अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसके पांचों मेंबर्स की इंडिविजुअल जर्नी अपनी अपनी लड़ाइयां, कंट्रोवर्सीज और नई शुरुआतों के साथ अभी शुरू हो रही थी। एक सीरियस सोलो आर्टिस्ट के तौर पर खुद को लॉन्च करने के लिए जस्टिन को बॉय बैंड बॉय की इमेज से छुटकारा पाना था और उसने ये सब एक कैलकुलेटेड और बहुत लोगों के लिए क्रूअल तरीके से किया। पहला निशाना था उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ब्रिटनी स्पीयर्स। 2002 में उनका रिश्ता खत्म होना उनके पहले सोलो हिट का फ्यूल बना था। गाना था क्राई मी अ रिवर, लेकिन वीडियो ने नरेटिव सीमेंट कर दी। वीडियो में जस्टिन एक्स गर्लफ्रेंड के घर में घुसता है जिसे एक ऐसी एक्ट्रेस ने प्ले किया जो कि ब्रिटनी की स्पिटिंग इमेज थी और उसे देखता है जबकि वो उसे धोखा देती है। मैसेज अनमिस्टेकेबल था। ब्रिटनी ने उसे बिट्रे किया और वो टूटे हुए दिल का बेकसूर हीरो है। मीडिया ने बिना सवाल किए ये स्टोरी खरीद ली। ब्रिटनी को पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया गया। इंटरव्यूज में उनकी पर्सनल लाइफ और वर्जिनिटी के बारे में जवाब देने को मजबूर किया गया, जबकि जस्टिन को वो सेलिब्रेटेड हीरो बताया गया जिसने अपना दर्द आर्ट में बदल दिया। लेकिन अमेरिका के गोल्डन बॉय के करियर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी अभी आनी थी। फरवरी 2004 सुपर बाउल हाफ टाइम शो।
जस्टिन आइकॉनिक जेनेट जैक्सन के स्पेशल गेस्ट थे। रॉक योर बॉडी के आखिरी हिस्से में जब लिरिक्स थी गोना हैव यू नेकेड बाय द एंड ऑफ दिस सॉन्ग, जस्टिन ने जेनेट के कॉस्ट्यूम का एक हिस्सा खींचा, 14 करोड़ व्यूअर्स के सामने उनका सीना एक्सपोज करते हुए। ये इंसिडेंट 1 सेकंड से भी कम चला, लेकिन इसका इंपैक्ट कैटास्ट्रोफिक था। प्यूरिटेनिकल अमेरिका में हड़कंप मच गया। मीडिया ने इसे निप्पल गेट कहा, लेकिन ब्लेम इक्वली नहीं बांटा गया। जेनेट जैक्सन उन्हें डिमोनाइज किया गया। वायाकॉम, सीबीएस और एमटीवी की पेरेंट कंपनी जिसने इवेंट ब्रॉडकास्ट किया था, ने उनकी म्यूजिक को रेडियो और टीवी चैनल से बैन कर दिया। उन्हें कई बार माफी मांगने पर मजबूर किया गया और उनके करियर ने एक ऐसा ब्लो झेला जिससे वो कभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई। और जस्टिन टिम्बरलेक, उसने माफी मांगी, इंसिडेंट को वार्डरोब मेलफंक्शन कहा और उसका करियर उड़ान भर गया। उसे एक रिपेंटेंट लड़के की तरह ट्रीट किया गया जिसने एक गलती की, जबकि जेनेट को डिस्प्रोपोर्शनेट सजा मिली। इन सब एक्शंस का हिसाब 2021 में आया, फ्रेमिंग ब्रिटनी स्पीयर्स डॉक्यूमेंट्री के लॉन्च के बाद, जिसने ब्रिटनी के साथ उस रिलेशनशिप को रिविजिट किया। क्रिटिसिज्म की एक वेव आई जिसने उसे एक रिस्पॉन्स देने पर मजबूर किया। अपने इंस्टाग्राम पर एक केयरफुली क्राफ्टेड पोस्ट में उसने ब्रिटनी और जेनेट दोनों से माफी मांगी, लगभग 20 साल की देरी से। उसने माना कि उसने एक ऐसे सिस्टम से फायदा उठाया जो मिसोजिनी और रेसिज्म को टॉलरेट करता है, एक कन्फेशन जिसे बहुत सारे लोगों ने जरूरी तो माना, लेकिन बहुत देर से आई। उसका सफर बेमिसाल सक्सेस से भरा है, लेकिन भारी कीमत पर। शोज और रिकॉर्डिंग्स के इंटेंस शेड्यूल ने फिजिकली टोल लिया। उसकी वोकल कॉर्ड्स में इंजरी हुई, थ्रोट नोड्यूल्स हटाने के लिए सर्जरी करनी पड़ी और टूर्स पोस्टपोन करने पड़े। उसकी चमक फीकी पड़ने लगी। 2024 का एल्बम एवरीथिंग आई थॉट इट वाज को ल्यूकवार्म रिव्यूज मिले और उनके स्टैंडर्ड से वीक सेल्स मिली। पब्लिक इमेज को भी झटका लगा। जून 2024 में ड्रंक ड्राइविंग पर गिरफ्तारी के बाद नेगेटिव कवरेज की बाढ़ आ गई। जो गोल्डन बॉय इनफेलिएबल लगता था, उसकी दरारें सामने आ गई। जब दुनिया एनसिंक का अंत देख रही थी, लैंस बेस की सबसे मुश्किल लड़ाई खामोशी में लड़ी जा रही थी। फेम के सालों में वो एक ऐसा राज छुपाए चल रहा था जिसके बारे में उसे यकीन था कि ये न सिर्फ उसका बल्कि उसके चारों दोस्तों का करियर तबाह कर देगा। लैंस गे है और वो अपनी सेक्सुअलिटी छुपाने का प्रेशर बेहद जबरदस्त महसूस करता था। सालों बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी तकलीफ की गहराई बताई। जब मैं 19-20 साल का था और सब सीरियस रिलेशनशिप में थे, तभी पहली बार मुझे डिप्रेशन फील हुई। बाकी सारे लड़कों की गर्लफ्रेंड्स थीं और बस मेरे पास कोई नहीं था। तब ये सब बहुत स्केरी होने लगा। उन्होंने 2006 में बैंड खत्म होने के 4 साल बाद अपने ट्रुथ को दुनिया को बताने में सेफ फील किया। उनके लिए ये एक लिबरेशन था, लेकिन ये अकेला अंधेरा राज नहीं था। लैंस ने यह भी जाहिर किया कि जब वो टीनेजर्स थे, प्रोडक्शन के किसी शख्स ने उन्हें इनएप्रोप्रिएटली टच किया था। उन्होंने ये भी बताया कि लुई पर्लमैन खुद लड़कों की मसाजेस करता था, ये कहकर कि ये फोटोज के लिए उनकी मसल डिफाइन करने के लिए है। लैंस ने साफ किया कि जहां तक उन्हें पता है कुछ ज्यादा इंटीमेट नहीं हुआ था, लेकिन इनएप्रोप्रिएट टचेस थे जिन्हें उस वक्त वो जोक्स में टाल देते थे, उनकी गंभीरता समझे बिना। ये उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट की एक और निशानी थी जिसमें वो पले बढ़े थे। म्यूजिक से हटकर लैंस ने एक दिलेराना ख्वाब पाला, कॉस्मोनॉट बनने का। उन्होंने रशिया में रिगरस ट्रेनिंग ली और नासा से सर्टिफाइड हुए, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की उनकी ट्रिप फंडिंग प्रॉब्लम्स की वजह से कैंसिल हो गई। आज वो LGBTQ+ कम्युनिटी की एक एक्टिव आवाज हैं, पॉडकास्ट प्रेजेंटर हैं और अपने शौहर माइकल टर्चिन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोरियाटिक आर्थराइटिस से अपनी जंग भी जाहिर की थी, एक पेनफुल कंडीशन जिसे उन्होंने शुरुआत में डांसर की बॉडी पेन समझ लिया था। बहुत लोगों के लिए जेसी चेजेज एनसिंक की असली आवाज थी, एक प्योर टैलेंट जो जस्टिन की तरह सोलो स्टारडम के लिए बना लगता था। 2004 में लॉन्च हुआ उनका डेब्यूट एल्बम साइजोफ्रेनिक क्रिटिक्स ने बोल्ड और म्यूजिकली रिच बताया, लेकिन सुपर बाउल इंसिडेंट के बाद एक कंजर्वेटिव फ्यूरी ने अमेरिका को घेर लिया और NFL ने जेसी की प्रो बाउल परफॉर्मेंस कैंसिल कर दी, जो उनके सोलो करियर का बिगेस्ट लॉन्च मोमेंट होनी थी। ये कैंसिलेशन एल्बम को ले डूबी और लेबल ने आगे इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। आज वो पॉप स्पॉटलाइट से दूर हैं, लेकिन म्यूजिक से दूर नहीं हैं। वो म्यूजिकल
थिएटर को समर्पित हैं। एंड्रयू लॉयड वेबर जैसे लेजेंड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और फ्रैंकस्टीन पर बेस्ड अपनी प्ले लिख रहे हैं, ये साबित करते हुए कि उनका टैलेंट जिंदा है, भले ही चार्ट से दूर हो। जॉय फटोने और क्रिस कर्कपैट्रिक एंटरटेनमेंट में अपनी राह पर चले। जॉय ने अपने टैलेंट को टीवी पर चैनल किया, डांसिंग विद द स्टार्स और द मास्क्ड सिंगर में हिस्सा लिया, माय बिग फैट ग्रीक वेडिंग फिल्म फ्रेंचाइज में एक्ट किया और कई टीवी शोज होस्ट किए। क्रिस ने सेलिब्रिटी बिग ब्रदर और द मास्क्ड सिंगर में हिस्सा लिया, हमिंग बर्ड के रूप में। उन्होंने अपनी जगह पॉप 2000 टूर प्रेजेंट करने में पाई, एक नॉस्टैल्जिक शो जो उनके दौर के हिट्स सेलिब्रेट करता है। मैरिड और एक बच्चे के बाप क्रिस को ऐसा लगता है कि उन्होंने ग्लोबल स्टारडम के प्रेशर से दूर एक सुकून भरी जिंदगी में चैन पा ली है। फैंस के एनसिंक के पॉसिबल रिटर्न के बारे में लंबे इंतजार को 2023 में थोड़ी राहत मिली, जब बैंड ने ट्रोल्स 3 बैंड टुगेदर के लिए बेटर प्लेस रिलीज किया। तब से इंडस्ट्री रूमर्स से गर्म है कि एक फुल कमबैक ज्यादा सॉन्ग्स और शोज के साथ होने वाला है। अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहले पिंड कमेंट में दूसरी बॉय बैंड्स की स्टोरीज के लिंक्स देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।